दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं इसमें राजनीतिक गलियारों में चर्चा शशि थरूर की काफी हो रही है। और जब से पहलगाम में आतंकी घटना आपको पता ही है हुई और उसके पश्चात भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैनिक संघर्ष हुआ, उसमें भारत ने निश्चित रूप से पाकिस्तान बढ़त बनाई। और उसके पश्चात भारत सरकार ने यह निर्णय किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में भारत से डेलीगेशन जाएगा और सर्वदलीय होगा। और विभिन्न पार्टियों से उनके डेलीगेशन में जाने के लिए उनसे नाम मांगे गए। और कांग्रेस पार्टी ने भी और सभी अन्य पार्टियों ने जिन जिन से नाम मांगे गए, सभी ने अपने अपने जो नुमाइंदे हैं, सांसद हैं, उनकी सूची केंद्र सरकार को दी। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से भी उन पार्टियों के सांसदों में से अपने हिसाब से अपनी मर्जी से छांट कर उन्होंने डेलीगेशन को नामित भी किया। जिसपे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बाद मध्य में विवाद पैदा हुआ। लेकिन एक तरह से उस पर बाद में कांग्रेस ने चुप्पी साध ली और कहा कि तो राष्ट्र का मामला, इसलिए इसको मैं विवाद में इसको विषय को लाना नहीं चाहते। लेकिन तमाम तरह की कयासबाजी, तमाम तरह की बातें सरकार ने जिन लोगों को नामित किया उस पर उठने लगी हैं। ममता बनर्जी ने खुल के कह दिया है और अपने जो विशु पठान को केंद्र सरकार ने नामित किया था उनको वापस ले लिया उन्होंने नाम। और साथ ही शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के ऐसे चर्चित चेहरे, ऐसे चर्चित सांसद जिनकी बातें तमाम तरह की उनके लगातार उनके बारे में कही जाती रही है। और बीजेपी ने उनको नामित किया अपनी जो डेलीगेशन जो जा रहा है सर्वदलीय। उसके बाद तमाम तरह की बातें होने लगी। आखिरकार शशि थरूर की क्यों बीजेपी ने पसंद किया? निश्चित रूप से योग्य व्यक्ति है, उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है करने की। लेकिन एक राजनीतिक तौर पर अगर बात करें, जब उन्होंने पार्टियों से नाम मांगे, उसमें कांग्रेस पार्टी ने उनका नाम नहीं दिया, तो ऐसी बीजेपी कौन सी आवश्यकता पड़ गई थी और शशि थरूर को उन्होंने शामिल किया डेलीगेशन में? वे कांग्रेस से कह सकते थे आप शशि थरूर का नाम हमें प्रस्तावित कर दिए। तमाम तरह की बातें होती हैं पर्दे के पीछे भी, तो उसको वे बात कर सकते थे कांग्रेस नेतृत्व लीडरशिप के साथ। लेकिन तमाम जो विवाद बने, आखिर शशि थरूर बीजेपी पसंद क्यों बनी, इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार चर्चा में शामिल है। उनका परिचय आप सबसे करा देते हैं। हमारा मुकुल त्रिपाठी जी जुड़े हुए लखनऊ से, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। मुझे क्या लगता है शशि थरूर के प्रति जो दीवानगी बीजेपी के अंदर एकदम से पैदा हुई है, और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री के स्तर पर लगातार शशि थरूर की वह तारीफ करते रहे हैं, प्रशंसा करते रहे हैं। और शशि थरूर वह व्यक्ति हैं जिनको लेकर बड़ा कटाक्ष भी किया गया था बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वयं ही। उनकी पत्नी को 50 करोड़ गर्लफ्रेंड कहा गया था और तमाम बातें उनको लेकर बीजेपी के द्वारा या उनके समर्थकों के द्वारा लगातार कही जाती रही है। लेकिन हालिया समय की अगर कुछ घटनाओं की बात करें तो बीजेपी का शशि थरूर के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है, उसके पीछे क्या राजनीति है, क्या केरल की संभावना है, इसमें देख रहे हैं केरल के जो पार्टी का भविष्य शशि थरूर में तलाश रहे हैं बीजेपी। क्या लगता है आपको, पूरा विषय को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह समझ रहे हैं? सभी दर्शकों और प्रशांत जी, आपको मेरा नमस्कार। देखिए, शशि थरूर का जो मामला है वो शशि थरूर का मामला बीजेपी ने जानते बूझते ये पूरा विवाद तैयार किया है। और कहीं ना कहीं इसमें शशि थरूर की एक ये भी चीजें रहती हैं कि काफी समय से वो पार्टी लाइन से अलग हट के बयानबाजी भी कर रहे थे। तो बीजेपी खासकर ऐसे लोगों को चिन्हित भी करती है, दूसरी पार्टियों के खासकर, कि जो लोग बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के जो विचारधारा है या उनका कोई काम है उसका अगर कोई समर्थन करता है तो तत्काल बीजेपी की एक टीम होती है, वो एकदम सक्रिय हो जाती है, उसका नाम ऊपर तक पहुंचा देती है। और जाहिर बात है शशि थरूर उनमें एक थे। और शशि थरूर को चिन्हित करने का तो सीधे सीधे आप ये बताइए कि इस पूरे जो आपने घटनाक्रम देखा है, ये शुरुआत कब? शुरुआत हुई जब पाकिस्तान ने अटैक किया, पहलगाम हुआ। उसके बाद भारत ने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद एक बहुत बड़ा एक सवाल उठने लगे पूरे सीज फायर को लेके कि आखिर ये दबाव भारत माना क्यों? ट्रंप लगातार कई बार उन्होंने कहा कि हमने बीच में मध्यस्थता की, हमने ये युद्ध रोका है। सो कॉल्ड पॉपा वाले जो लोग थे कि पॉपा ने युद्ध रुकवा दिया, वो बड़ा इससे विचलित हो गए कि यूक्रेन का युद्ध रोका, 4 घंटा युद्ध रुका रहा, ऐसे में पॉपो कहां से आ गए? नए पॉपो को बर्दाश्त करने के लिए बीजेपी तैयार नहीं थी। अब इस चीज पे जब विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने कहा कि हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे। अब डेलीगेशन अगर सिर्फ बीजेपी का जाता तो एक बार को ये भी होता कि सर्वदलीय जो बैठक कराए थे, जब ये एक हार्ड एक्शन लेने जा रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तब आपने सर्वदलीय बैठक करा दी और उसमें लोग आए। उसमें आपने क्राइटेरिया रखा था कि जो 5 सांसदों वाली पार्टी है उनमें एक एक आदमी को बुलाएंगे।
लास्ट में आपने क्या किया कि ओवैसी को जो है हमारे एआईएम के, उनको आपने लास्ट मूवमेंट पे, सिंगल सांसद है वो, और उनको भी कॉल करके बुलाया। तो ओवैसी का आना और साथ में सारे दलों को आपने तब तो बुलाया, लेकिन जब आप सीज फायर कर रहे थे तो आपने, गवर्नमेंट ने अकेले अपना निर्णय ले लिया, तब आपको किसी की भी याद नहीं है। और जब ये विवाद बढ़ने लगा और लोग सवाल किससे पूछेंगे, सवाल अपनी सरकार से पूछेंगे, सवाल आप प्रधानमंत्री मोदी से पूछेंगे, सवाल रक्षा मंत्री से पूछेंगे। रक्षा मंत्री का इस पूरे शुरू से लेकर अंत तक में कोई ऐसा आपने देखा ही नहीं होगा कि उनकी कोई विशेष भूमिका रही हो। हाँ, उन्होंने एड्रेस किया सारी बैठकों को, लेकिन फाइनल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर का था। सेना ने जो काम किया, शौर्य दिखाया, उनके 9-10 जितने भी हैं, सारे जो अंदर घुस के उन्होंने जो आतंकी जो उनके अड्डे थे, उनको चाहे वो कुछ भी रहा हो, जहां पे उनको पहले से सूचना थी, वो उन्होंने उसको नेस्ता नाबूद किया। सेना का शौर्य था, बॉर्डर पे लड़ी, सारे ड्रोन जितने इंडिया में आने वाले थे सबको गिराया। बावजूद उसके जो खबरें चली कि राफेल गिरा, ये गिरा, वो गिरा, उस पे गवर्नमेंट आज भी सीधा साधा कोई जवाब नहीं देती, सिर्फ ये कहती कि नहीं, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है। जबकि फ्रेंच का अखबार खुद बता चुका है कि एक मिसिंग है। अटैक 3 पे हुए थे, एक मिसिंग है, एक पे एक के साथ कुछ हो सकता है। भारत सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के लोग अपना मान चुके हैं कि हमारे इतना लॉस हुआ, उतना लॉस हुआ। तो जाहिर बात है कि अगर हमारी कोई हानि हुई तो देश को पता तो चलना चाहिए। राफेल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे, तो उन्होंने इसका एक सीधा साधा उठाया कि ट्रंप को आप लीजिए, आप सीजफायर लीजिए, आप राफेल को लीजिए, इन सबको लेते हुए और सीधे सरकार की जो छवि और मोदी जी की जो छवि बनाने की कोशिश की जा रही थी, पाकिस्तान अब की पीओके हमारा होगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ गई। भारतीय मीडिया भी उसमें बहुत आगे था, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसने भी बाकायदा इस्लामाबाद से लेके कई शहरों पे अटैक करवा दिए। कराची का पोर्ट कहा कि खत्म कर दिया उन्होंने, बहुत बुरी बम्बार्डिंग हुई है। और उसके बाद 1-2 शहरों पे तो भारत का कब्जा करा दिया कि सेना घुस गई अंदर तक। ये सब बड़ा मजाक का पात्र बना पूरी घटना, और भारत सरकार इसको लेते हुए कहा कि अब हम विश्व में जाएंगे, और चाहे वो ट्रंप हो, हम ट्रंप की नहीं मानेंगे, हम किसी की नहीं मानेंगे, हम खुद बताएंगे। उसी क्रम में सारी भाई कहा जा रहा है कि 4-4 नाम मांगे, कांग्रेस ने 4 नाम दिए, 4 नाम में चारों नाम हटा के उन्होंने शशि थरूर का नाम रख दिया। उधर शशि थरूर ने कहा कि मैं प्रवक्ता तो हूं नहीं, लेकिन सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसको पूरा करूंगा। तो उनका ये कहना कि पार्टी लाइन से जो पहले ही अलग से चल रहे थे, तो उसमें जैसे अब ममता बनर्जी ने पठान को मना कर दिया कि तुम आप ये हम इनको नहीं भेजेंगे, तो उनके ऊपर भी सवाल उठने लगे। ऐसे ही शशि थरूर भी चाहते अगर, तो कहते हम जब तक अपनी पार्टी से नहीं पूछते, हम इस पे कोई अपना वो नहीं देंगे सहमति। लेकिन इससे इतर शशि थरूर तैयार हो गए। वो तैयार होना अपने आप में पूरा कांग्रेस के लिए एक अच्छा, तो कांग्रेस के साथ मजबूरी भी है कि आप मना भी नहीं कर सकते। देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और उस बड़ी पार्टी के साथ जाहिर बात है कि आप सरकार के सामने बैठे हैं विपक्ष में, और सरकार अगर किसी इस तरह के काम को कह रही है कि आपको बाहर जाके बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा और सब चीजों को, तो उसमें कांग्रेस अगर इनको मना करती है तो ये होगा भाई, देश ममता बनर्जी की छवि जो है वो एक अलग छवि बना रखी है उन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। और अगर कांग्रेस ये करती तो वो भी उसी लपेटे में आते। तो कांग्रेस ने रोका नहीं, लेकिन शशि थरूर को का जो कहना था, जो बयान था, वो सारी पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग थे, और यही विवाद का मुख्य विषय था। जो बीजेपी चाहती थी वही हो गया। इसीलिए शायद शशि थरूर का एक जिसे कहते हैं चयन किया गया, उनको भेजने की कवायद की गई। उनका नाम, उनका अनुभव भी है, नो डाउट, उसमें भी कोई नहीं है। कांग्रेस को इनका नाम डालना चाहिए था, कांग्रेस की एक गलती रही है, ये तो मैं मानता हूं। मेरा अपना मानना है कि शशि थरूर चूंकि यूएन में काम कर चुके हैं, तो इनको इनको देखते हुए शशि थरूर का नाम शायद सबसे नंबर 1 पे रखते, तो ये विवाद उठता ही नहीं। ये कांग्रेस की इंटरनल जो आपस की राजनीति है, उसका ये परिणाम है, दुष्परिणाम है बेसिकली, कि ये विवाद पूरा खड़ा हो गया। जी जी, जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि शशि थरूर को लेकर तमाम तरह की जो बातें हैं, तो उनकी योग्यता पर तो कोई संदेह है ही नहीं। किसी को भी संदेह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रही है, जो उनके पास योग्यता है, जो उनकी प्रतिभा है, उसको लेकर तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन राजनीति जिस तरह से आपस में चल रही है, अंतर-विरोध जिससे पार्टी के अंदर भी शशि थरूर को लेकर तमाम बातें हैं, और बीजेपी लगातार ऐसे मौके लपकती है,
तमाम तरह की, जैसा आपने कहा कि वो हर पार्टी पर नजर रहती है, कौन सा नेता की अपने पार्टी लीडरशिप से अनबन है या मतभिन्नता है, उसको वह लपाने की लगातार कोशिश करती है। और पिछले दिनों हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री मोदी केरल गए थे, उन्होंने मंच पर भी शशि थरूर को लेकर कहा था कि इनके यहाँ पर होने से मतलब बहुत लोगों के पेट में दर्द होगा, तमाम तरह की उन्होंने कटाक्ष भी किया था। तो ये बताता भी है कि शशि थरूर को लेकर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उन्हें अपने साथ जोड़ने की पहल भी करते दिखाई देते हैं। तो केरल में बीजेपी का जो राजनीतिक भविष्य है, हो सकता है शशि थरूर में तलाश रहे हो। अच्छा, अगर शशि थरूर की बात करें, कांग्रेस के अंदर की बात करें, जो अंदरूनी राजनीति है कांग्रेस पार्टी के अंदर, अगर हम शशि थरूर जिस तरह से पार्टी लाइन से हटके भी बयान दे देते हैं, तो क्या उसकी वजह से ही पार्टी के अंदर उनको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा कंफर्टेबल नहीं है पार्टी लीडरशिप उनको लेकर, तो तमाम बातें अपनी मर्जी से बोल देते हैं, पार्टी लाइन से अलग हटकर बोल देते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक स्थिति कई बार पार्टी की भी कई बार असमंजस वाली स्थिति हो जाती है कि क्या जवाब दे। तो शशि थरूर जैसे बड़े लीडर हैं, जो उनके फैन फॉलोइंग है, उनके प्रति पार्टी का बड़ा चेहरा तो शशि थरूर है, क्या उन्हें भी संभल कर बयान देना चाहिए, पार्टी लाइन को भी देखना चाहिए, पार्टी हित क्या है। तो जिस पार्टी ने लगातार आपको प्रमोट किया, जिस तरह आपको राजनीति में उन्होंने बढ़ाया है, क्या आपको उनके हितों के लिए काम नहीं करना चाहिए, पार्टी के लिए उनके जो उनका पार्टी का जो विचार है, पार्टी का स्टैंड है, उसके साथ चलना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, एक लाइन के इसका जवाब है, शशि थरूर इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। शशि थरूर ने जब आप बैठ के बात कर रहे हैं, ये घटना हो गई करीब 3 दिन 4 दिन पुरानी हो गई है, तो शशि थरूर आज भी उसी स्टैंड पे काम है, तो बट ऑब्वियस वो पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं। तो उस पे तो शशि थरूर को कहीं ना कहीं डार्क में रखना हम लोग तो रख ही सकते हैं, बिकॉज हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, हम लोग एक इस पे देखते हैं कि जो घटनाक्रम हो रहा है वो किस ओर जा रहा है, शशि थरूर किस ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कांग्रेस में रहना और या बीजेपी में को ज्वाइन करना, ये एक अलग उनका निजी विषय हो सकता है, लेकिन इन सब चीजों से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस से शशि थरूर कहीं बाहर जाएंगे। वो शुरू से कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस के जब वो जो आदमी कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कर सकता है, याद होगा आपको, तो जाहिर बात है वो उन्होंने अपनी बाकायदा उस वक्त अपनी सहमति भी जताई थी कि हम लड़ेंगे। और ये चीजें जब वो शुरू से कर रहे हैं, तो ऐसे में उनका ये एक जिसे कहते हैं अपना एक नेचर है कि वो जो कांग्रेस की हम बात करें, तो कांग्रेस में जो हवा का रुख बह रहा है, वो उसके खिलाफ चलने की कोशिश करते हैं। जहां तक संबंधों की बात है, संबंध उनके सबसे हैं। कोई भी नेता किसी का होता नहीं है, किसी पार्टी का नहीं होता, विचारधारा का भी नहीं होता। आज की डेट में तो ये आप कह ही सकते हैं कि विचारधारा, नेता बदलते, पार्टी बदलते टाइम नहीं लगता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जितने लंबे समय से इनका अनुभव और जिस तरह का इन्होंने अपना जीवन में, चाहे वो आपने अभी जो पहले बात बोली 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से लेके काफी चीजें जो बात हुई है, तो वो चीजें शशि थरूर को कांग्रेस से बाहर नहीं कर सकती। हाँ, ये कांग्रेस ये हो सकता है कि विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पे ये अपनी खुली बेबाक राय जरूर रखते हैं, और आज जा भी रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं निकाला जाए कि ये पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे, जहां पे उनको भेजा जा रहा है उन कंट्रीज में जाएंगे। और बिल्कुल, चूंकि इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी है, और शायद उसी वजह से, और उनकी जो नॉलेज है, इंग्लिश से बेटर उनकी नॉलेज है, इंग्लिश तो है ही माशाल्लाह, तो वो चीजें बिल्कुल मैटर कर रही है। इसीलिए शशि थरूर भी एक कदम आगे चल के चल रहे हैं कि हम भी आगे जाएं और नेतृत्व करें, जो मुझको जिम्मेदारी दी गई है। जी। नहीं, बिल्कुल एक बात तो ये सही भी कहा कि जो उनके पास योग्यता है उसको लेकर, तो मतलब जो उनका इसमें डेलीगेशन का जो रोल है कि निश्चित रूप से उसके में जरूरी भी है। और लेकिन बात ये आती है शशि थरूर जी पोजीशन पर राजनीति में पार्टी का चेहरा है, वे मजबूत चेहरा है पार्टी का। और अगर वह लगा केवल किसी एपिसोड की बात नहीं, इससे पहले भी लगा कई बार वह ऐसे बयान दे चुके हैं, इससे पार्टी अनकंफर्टेबल हुई है। और लगातार ये विवाद बना है कि शशि थरूर अपना एक अलग स्टैंड लेते हैं, पार्टी से अलग जाकर। आप अच्छे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल हो सकते हैं, लेकिन पार्टी जब राजनीति में, तो पार्टी के स्टैंड के साथ भी आपको कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा। और जैसा आपने कहा कि वे चुनाव भी लड़ते राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो क्या कांग्रेस पार्टी को पता था, लीडरशिप को पता था, कांग्रेस के जो सीनियर लीडर थे उन्हें मालूम था कि शशि थरूर का जो बात बेबाक जो अंदाज है उनका, वह पार्टी लाइन से भी अलग चला जाता है। तो क्या इसी वजह से जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव वह लड़ रहे थे, तो व्यापक समर्थन पार्टी की सीनियर लीडरशिप का या पार्टी के जो वोटर्स थे, जो उस चुनाव में वोट डालने डेलीगेट्स थे, उनका समर्थन नहीं मिला? तो जो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चुनाव लड़ चुका हो, वह अगर पार्टी लाइन से अलग हटकर काम करने लगे, तो मतलब इसे क्या कहा जाएगा? क्योंकि इतने सीनियर लेवल पे आप चुनाव लड़ने आप लड़े हैं, उसके बाद पार्टी लाइन से अलग हटकर आप अपना स्टैंड ले लेते हैं, तो ये क्या क्या संकेत देता?
देखिए ये उनकी आदत है, इस पे बहुत ज्यादा जो अगर आप डीप में जाएंगे तो शुरू से इनका ये हाल रहा है, आज से नहीं। देखिए पहले की बात छोड़ दीजिए, 6-7 बार का जो सांसद हो उसको आप कुछ समझा नहीं सकते, उसको उसके क्षेत्र में इतनी पकड़ है। और बीजेपी कहीं ना कहीं ये चाह भी रही होगी कि आज नहीं तो कल शशि थरूर हमारे साथ आए, और जिससे कांग्रेस को केरल में खड़े होने की जगह तो मिले। केरल में वो फेल हो जाते हैं, उनको आदमी चाहिए, हो सकता है इनको टारगेट करते हैं, आगे नहीं, अभी नहीं अगर करते हैं तो आने वाले जो चुनाव है केरल के उसमें हो सकता है इनको थोड़ा बहुत, अगर मान लीजिए चीफ मिनिस्टर के लिए या किसी चीज के लिए इनको प्रपोज करें या इस टाइप से कुछ करें तो हो सकता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस में इंटरनल दो फाड़ हो चुके हैं, कुछ लोग शशि थरूर को बेहतर मान रहे हैं कि उनका निर्णय ठीक है, और कांग्रेस भी खुल के इन विषयों पे बात नहीं कर रही, क्योंकि आजकल विषय तो सीधे गद्दारी पे, राहुल गांधी की फोटो पे, आज जो फोटो आई उससे पहले प्रधानमंत्री की फोटो उन्होंने एक मतलब एक पुतला टाइप उन्होंने किया था, उसमें कोई प्रधानमंत्री का चेहरा तो था नहीं, लेकिन बिना सर का एक जो स्ट्रक्चर था वो खड़ा हुआ, तो उसको लोगों ने प्रधानमंत्री समझा और उसको उन्होंने बाद में कांग्रेस में हटा भी दिया। लेकिन आज भी ऐसे ही हुआ। तो ये आपस में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, जिसमें इन नेताओं को नाम सामने करके, जिसे कहते हैं कि जो चाल चली जा रही है, जैसे ताश के पत्ते आपके पास आ जाते हैं तो आप उसमें सबसे आगे इक्का फेंकते हैं, तो इक्के की काट तो कोई है ही नहीं। तो ऐसी बीजेपी समय समय पे जो अपने पत्ते रहते हैं, स्ट्रांग पत्ते रहते हैं, वो कांग्रेस से ढूंढ के उनको उन्हीं के सामने फेंक देती है, और फिर उसके बाद पूरा बवाल शुरू हो जाता है कि भाई अब इसका क्या किया जाए। तो जाहिर बात है इस मामले में कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही और न बोल पाएगी, क्योंकि देश से जुड़ा मसला है। हाँ, अन्य विषयों पे जरूर कांग्रेस घेर रही है बीजेपी को, और बीजेपी गद्दार और तरह तरह के अपने वो कर रही है। हालांकि इसमें शशि थरूर वाले प्रकरण का कोई लेना देना नहीं है। शशि थरूर जा रहे हैं, वापस आएंगे 7 जून को, उसके बाद 6 जून या 7 जून को इन लोगों को वापस आना है, फिर अपनी रिपोर्ट देंगे। हैरानी इस बात की है कि सरकार कर क्यों रही है ये। आपके सारे राजदूत आपके देश, हर देश में बैठे हुए हैं, 151-52 देश की यात्रा कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, 10 बार तो अमेरिका जा चुके हैं। इधर अमेरिका लगातार ये कर रहा है भारत के खिलाफ कि वो तुर्की से बात कर रहा है, वो यूएई में घुस गया, वो प्रिंस सलमान से मिल लिया जाके, वो कतर पहुंच गया, कतर से बिजनेस कर रहा है, वो पाकिस्तान को आईएमएफ पर अब पैसा दे रहा है, 26% अमेरिका का शेयर है। उसके बावजूद वो जो है अमेरिका को उसी टाइम पे रिलीज फंड होता है जब भारत और पाकिस्तान की इतनी बुरी टशन चल रही है, वो चला जाता है, चीन से भी बात कर रहा है, वो उधर रशिया से भी बात कर रहा है, 2 घंटे बात कर रहा है पुतिन से, ट्रंप। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि आखिर इतना सब दौरों का मकसद क्या रहा। क्या आपका विदेश मंत्रालय इतना कमजोर था, विदेश मंत्री और विदेश की जो आपकी नीतियां हैं वो इतनी कमजोर है कि आज ट्रंप उस पर हावी हो गए हैं, और इतने हावी हो गए कि आपका जो पारंपरिक और एक शुरू से एक दुश्मन रहा है पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के साथ आज हम अमेरिका को खड़ा देख रहे हैं। तो आपके साथ फिर है कौन? ले दे के इजराइल बचा, उसके अलावा तो कोई नहीं है। तो ये चीजें बड़ी गंभीर हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं सरकार को भी लग रहा है कि जिस तरह से बद्ध पिटी है, ये जो सीज फायर का जो एक डब्बा लग गया है, उससे जो इनके करीब 20 से 25% जो इनके समर्थक थे वो नाराज चल रहे। उस नाराजगी को दूर करने के लिए अब तरह तरह की कवायद शुरू की जा रही है। आप अभी टीवी खोल के देखिए, पहले आज से 2 दिन पहले तक चल रहा था कि भारत का पराक्रम सेना का कितना था, मोदी जी ने कौन कौन से निर्णय लिए जिसकी वजह से हमने क्या क्या तोड़ा। आज सारे रिपोर्टर बॉर्डर पे खड़े हैं, जितने ही चैनल है, सबको स्पेशल परमिशन देके सिपाहियों से बात करने। सोचिए, एक एंकर सिपाही उसको अपना वर्जन दे रहा है, क्या सेना में कभी हुआ इससे पहले? आज की बात बताओ, अभी 15 मिनट पहले की ये चल रहा है। मतलब एक कैप्टन से एक कर्नल से बात कर रहे हैं, कर्नल की हिम्मत रहती है कभी बात करने के लिए? वो थ्रू प्रॉपर चैनल पीआरओ के थ्रू बात होती है, या ब्रिगेडियर बात करता है जो सबसे हेड रहता है। आप सिपाही तक से लोग बात कर ले रहे हो, बात करके कह रहे हैं कि हाँ बताओ क्या हुआ था उस दिन। तो स्तर जो है वो सेना के शौर्य में कोई कमी नहीं। प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा था, विपक्ष खड़ा था, 145 करोड़ एक आवाज में बोल रहे थे कि अब की बात खत्म कर दो। लेकिन उनका पैर खींचना उनके लिए जहर बन गया है। इस जहर की वो काट खोज रहे हैं, और जिस तरह से खोज रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है।
चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ये डेलीगेशन हो, चाहे कांग्रेस के किसी को लेके आना हो, समाजवादी पार्टी के 36 सांसद है, उसमें से किसको भेजा? आपका क्राइटेरिया क्या था? पिक एंड चूज था क्या? और उन्हीं दलों को भेजा जो कल आपके साथ आ सकते हैं। ये भी तो एक कवायद हो सकती है कि आपने चूज ही उन लोगों को किया जिसमें आपके साथ वो भविष्य में आपको वो पार्टियां सपोर्ट कर सकती है। तो ये चीजें बड़ी दूर तक है कि आप उसमें 10 में से अगर 8 भी आ जाती हैं तो आपके नंबर और मजबूत हो जाते हैं। तो आप खुश करने के लिए अगर कर रहे हैं, या एक कहीं बीच में लोग जाएंगे आपस में मिलेंगे, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, जब संसद के बाहर मिलते हैं तो जाहिर बात है हंसी मजाक और सारी चीजें होती है। तो ये चीजें बड़ी देखने लायक होंगी कि आखिरकार ये करेंगे क्या, क्योंकि फिर उसके बाद सारे या तो एम्बेसडर्स अपने वापस बुला लें। यही काम तो एम्बेसडर भी कर सकता था ना। आप अमेरिका भेज रहे थे, सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसडर को भेजते, वहां वो जाके ब्रीफ कर देता सब कुछ। आज क्या कवायद हो रही है, सारे सांसदों की ट्रेनिंग हो रही है जो जा रहे हैं, उनको फॉरेन क्या कहते हैं सेक्रेटरी, उनको मैसी मिसी जो क्या है उनको जो है ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी क्लास ले रहे हैं। तो ये चीजें बड़ा मतलब हैरान करती है कि इस तरह की आखिर चीजें हो क्यों रही है। जी बिल्कुल सही बात है कि इस तरह की चीजें हो क्यों रही है, बड़े सवाल तो पैदा करता ही है। और लगातार जिस तरह के हम देखें पाकिस्तान के साथ संघर्ष था, भारतीय सैन्य पूरा पूरा देश का जो संघर्ष था जिसमें उफान पड़ता, उस समय पूरी भारतीय राजनीति ने एक साथ एक स्वर में बोला और हम सरकार के साथ हैं, चाहे विपक्षी दल कोई भी हो, कोई भी नेता हो या जनता, जैसा आपने कहा पूरा देश एक सुर में बोल रहा था कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाओ कि कभी दोबारा कोई ऐसी हरकत ना कर सके, कोई भी आतंकवादी हरकत ना कर सके, देश में किसी को भेज ना सके आतंकवाद को। तो लेकिन जिस तरह की उसके पश्चात, सीज फायर के पश्चात, उससे पहले पूरी भारतीय राजनीति, पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरा सत्ता एक साथ एक स्वर में बोलता दिखाई दे रहा था। तो जब सहमति बन चुकी थी, इस पूरे एपिसोड पर एक सहमति थी, तो उसके बाद ऐसे कौन से कारण पैदा हुए कि सरकार ने, सत्ता पक्ष ने खुद ही जो डेलीगेशन के नाम पे विवाद को जन्म दिया। जब आपने विभिन्न पार्टियों से उनके नाम मांगे कि डेलीगेशन में कौन सदस्य आप भेजना चाहते हैं, उनके नाम हमें दे दीजिए, और नाम दिए, उसके बाद आपने अपनी तरफ से अपनी पसंद के लोगों को, उनकी पार्टी के लोगों को आपने नामित कर लिया। तो ये विवाद क्यों पैदा किया? ये कौन सा जरूरी विवाद जरूरी था या गैर जरूरी है? ये पूरा जो एपिसोड डेवलप हुआ है, पूरा विवाद डेवलप हुआ है, इसकी कौन सी आवश्यकता थी? क्या मतलब आप देखिए, क्या देखते हैं इस विषय को? ये विवाद अपने आप इंटरनेशनल लेवल पे जब पाकिस्तान, जहां तक जो सूचनाएं हैं सारी वो पहुंची अमेरिका, अमेरिका भी ये सोच रहा है कि भाई दोनों न्यूक्लियर पावर देश हैं, और दोनों अगर जरा सा भी, जैसे एक बताते हैं जो इंडिया ने स्ट्राइक किया, एक उनके एटॉमिक बेस के बगल में जाके गिरी, और वहां पे गिरने का मतलब ये होता है कि अगर जरा सा ये भी खबरें चली कि रेडिएशन हो गया, कई चीजें फर्जी खबरें थी, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ये सूचना अमेरिका को दी होगी कि भारत इतने आगे बढ़ चुका है, और अगर हमारे एटॉमिक पावर को कोई, मतलब उस स्टेशन को कोई जहां पे रखा जाता है बम, ये शरीर जमीन के करीब 15 से 20 फीट नीचे रखा जाता है, ये ऐसे नहीं कि कोई गोडाउन बना के रखा जाता हो, और 2 ही दरवाजे एक आने और एक जाने का होता है। तो जाहिर बात है अगर उस पर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, कहीं खत्म हुआ, तो फिर आप अंदर कैसे जाएंगे? आपको क्या पता कि अंदर फटा है कि नहीं फटा है, रेडिएशन लीक हुआ है नहीं लीक हुआ है, वो हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता बाहर निकला, रेडिएशन अगर बाहर निकला, तो उसका असर इंडिया पे भी पड़ेगा, ये कहीं कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो ये चीजें बड़ा जो है दिक्कत कर जाती है, इसीलिए क्या कहते हैं अमेरिका ने तत्काल, क्योंकि अगर ये जरा सा भी एटॉमिक वार होगी तो वहां पे फिर देखिए 30% के आसपास होता है कि आपका जो लाइट है वो कम हो जाएगी, जो नेचुरल लाइट होती है वो 30% कम हो जाती है, और साथ ही 3% के आसपास टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो ये एक और ग्लोबल होगा ये, मतलब ऐसा नहीं होता कि इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। और भारत तो उसके लिए सबसे आप भले ही पीटेंगे पाकिस्तान को, उनका सारा बेस तोड़ देंगे, लेकिन उसका असर आपके पंजाब, हरियाणा सब जगह तक आ जाएगा। और कितनी कैपेसिटी का अंदर रखा है ये भी अभी किसी को नहीं पता है। तो इस चीज को देखते हुए अमेरिका ने अगर धमकी 100% इन्होंने बोला तो होगा ही, क्योंकि कोई नहीं देश चाहता कि 2 न्यूक्लियर पावर आपस में लड़ेगा, दोनों खुद भी साफ हो और अगल बगल पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द पैदा कर दे। तो व्यापार का जो एक मुद्दा उठाया है, तो उसमें ये हो गया कि मोदी जी व्यापारी है, उन्होंने कहा कौन मेरे व्यापार में, लेकिन उनसे बड़ा व्यापारी ट्रंप हो गए।
और ट्रम्प जब व्यापार का उन्होंने धमकी दी कि हम आपसे बिजनेस का जब होके बात उन्होंने धमकी दी, तो शायद इस पे दोनों देश तैयार हो गए हों। अब का तो ईश्वर जाने क्या अंदर उन लोगों की बात हुई, लेकिन मोदी जी को ये सब सामने आके देश को खुद बताना चाहिए कि आखिर हुआ क्या। अगर आप अपने देश को ही अंधेरे में रखेंगे तो जाहिर बात है विपक्ष का काम क्या है, सवाल पूछना। पत्रकारों का क्या काम है, सवाल पूछना। गोदी मीडिया सो कॉल्ड सवाल आपसे पूछेगी नहीं, तो पूछेगा कौन सवाल आपसे? और अगर कोई सवाल पूछेगा तो आप उसको देशद्रोही कह देंगे, उठा के जेल में भेज देंगे। आप वो राहुल गांधी की आज ट्विटर पे फोटो अमित मालवीय ने जारी की है, उसको आपने देखा होगा, दर्शकों ने देखा होगा। आधा उसमें पाकिस्तान का जो सेना प्रमुख है उसकी फोटो है, और आधा जो है राहुल गांधी है, चेहरे को पीछे से वो कर दिया गया है। खुदा ना खास्ता यही फोटो अगर मान लीजिए मोदी जी की रही होती तो क्या होता? क्या वो आदमी अब तक बाहर रहता? एक ट्वीट पे जब आपको जेल भेज दिया जाता है, उसी वैसी एक मतलब एक धाराएं वहीं रहती हैं, चाहे वो अली खान का मामला हो जो अशोका यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, आपके मंत्री हो मध्य प्रदेश के, उनका मामला हो विजय शाह का, दोनों में धाराएं सेम लगी है। लेकिन एक आदमी को उठा के जेल में डाल दिया गया, दूसरे आदमी को अभी फिलहाल गिरफ्तारी पे उसके कोई संकट नहीं है, और वो बाकायदा मिनिस्टर बना बैठा है कैबिनेट। तो ये दो दो तरह की जो चीजें चल रही है, इससे भी देश बहुत परेशान है। लोग इस पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये चीजें डिस्टर्ब करती है। और खासकर आज की डेट में सवाल पूछने से पहले आप सर्वदलीय मीटिंग क्यों नहीं बाद में आपने बुलाई? आप संसद में आप एक सत्र बुलाते, सत्र बुला के अपनी सारी चीजें बताते कि हम ऐसे ऐसे पूरे विश्व में ऐसे ऐसे इन देशों में भेजना चाह रहे हैं, आप अपनी पार्टी लाइन से ऊपर उठ के नाम दीजिए, ये हो सकता था। लेकिन चूंकि विवाद कायम करना है, इसलिए ये चीजें कहीं ना कहीं ढकी छुपी किनारे कर दी गई, और चुपचाप बंद कमरे में नाम भाई आप 4 नाम अगर कांग्रेस कहती है कि हमने दिए, तो प्रशांत जी हमको ये बताइए कहां से शशि थरूर का नाम आ गया? यानी शशि थरूर का नाम पहले से डिसाइड था, ये तो पहले से डिसाइड था ना, तभी तो इन्होंने शशि थरूर उनके दिमाग में रहा होगा। आप 10 नाम भेजते तब भी शशि थरूर आते, आप एक नाम भेजते तो भी उसको काट के शशि थरूर का करते। और नो डाउट शशि थरूर से ज्यादा इंटेलेक्चुअल और इनसे ज्यादा जानकार कोई है नहीं, तो कांग्रेस को खुद भी उनकी योग्यता पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर आपने पार्टी से नाम ही क्यों मांगे? अगर आपने पसंद किया, आपको लोगों को नामित करना था, तो पार्टी से नाम मांगने की मतलब क्या जरूरत थी? विवाद पैदा करने की क्या आवश्यकता थी? इसमें 2 बातें। इसमें बीजेपी का कहना है कि नहीं हमने कोई नाम नहीं मांगे थे, हमने सिर्फ पार्टी प्रमुख से बात की थी कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हम भेजेंगे। तो पार्टी प्रमुख ने अपने आप सभी पार्टियों का रहा होगा, उन्होंने अपने हिसाब से उठा के सबका नाम डाला है। लेकिन पार्टी को का अगर आप दूसरे दल के सांसद का को नामित कर रहे हैं, तो पार्टी से तो आपको पूछना चाहिए ही था ना, आपको उनसे नाम मांगना चाहिए था ना। अभी तक जो 4 नाम आए थे, जो ये आए हैं, वो सब हवा हवाई है, उसका कोई रिटर्न में ना बीजेपी ने कोई कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई किया, मोदी सरकार ने कि कोई लेटर जारी किया हो, कोई कैसे किया हो, तो या तो ये वर्बली बात रही होगी, या फिर कैसे इन्होंने किया है मेल के थ्रू, लेकिन तब भी वो डॉक्यूमेंट में आ जाता। तो ये हम लोग के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखें क्राइटेरिया भी क्या तय करा इन्होंने। चलो ठीक है, शशि थरूर हैं, आनंद शर्मा हैं, मनीष तिवारी हैं, बड़े नाम है और बड़ा ना अनुभव भी है, विदेश मंत्री रहे हैं आनंद शर्मा भी, मनीष तिवारी भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और एक बड़ा अच्छा अनुभव उनके पास है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामलों में काम। लेकिन यूसुफ पठान को कौन सा अनुभव है? राजनीतिक तौर पर क्या अनुभव उनके पास है? भारत पाकिस्तान रिश्ते के बारे में राजनीतिक तौर पर क्या अनुभव उनके पास है, या अंतर्राष्ट्रीय मामलों की कौन सी उनके पास जानकारी है जो यूसुफ पठान का नाम उन्होंने शामिल किया, जिसमें ममता बनर्जी को नाराज भी ममता बनर्जी हो गई। तो मतलब ये तो राजनीतिक हिसाब किताब पूरा इससे प्रस्तुत होता है कि कहीं ना कहीं वो पूरा एक कंट्रोवर्सी का पूरा एक ऐसा विवाद बन गया है। जब वो बनाना चाहते थे। देखिए एक लाइन अगर कोई बवाल चल रहा है तो उससे बड़ा बवाल पैदा कर दो, एक खबर अगर मान लीजिए विवादित चल रही है तो उससे बड़ा कोई विवाद पैदा कर दो, तो वो विवाद कहीं ना कहीं एक समस्या चल रही है तो उससे बड़ी समस्या आ जाए। तो ये और तो भी शुरू अच्छे से सांसद हैं टीएमसी के बाद, ममता बनर्जी की टीम में डेक ओब्रायन है, महुआ मोइत्रा है, बड़े अच्छे सांसद उनके पास है, उनके स्पीकर अच्छे हैं जिन्हें अनुभव भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो यूसुफ पठान को लेना तो मतलब अचंभा तो होता ही, आश्चर्य तो होता ही। नहीं, यूसुफ पठान जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो उनका क्रिकेट का कैरियर रहा है,
और जिस तरह के वो वक्ता है, तो उससे तो कहीं से नहीं लगता कि वो बाहर जाके क्या बोलेंगे। तो शायद यही कारण है कि ममता बनर्जी ने उनका नाम वापस लिया हो। तो वो चीजें देखिए पॉलिटिकल है, लेकिन कुल मिला के कहें कि सरकार इस वक्त सिर्फ अपनी छवि सुधारने में लगी है। जितना डैमेज हुआ है, उस डैमेज को बचाने के लिए वो नित नए प्रयोग कर रही है। उसमें चाहे आज आप टीवी खोल के देखिए, चाहे वो बॉर्डर पे सारे रिपोर्टर्स जा रहे हो, चाहे वो सिपाहियों से बात कर रहे हो, चाहे फ्रंट लाइन पे जाके रिपोर्टिंग कर रहे हो, जो कभी होती नहीं है। आप फ्रंट लाइन पे रिपोर्टिंग करा रहे हैं, सामने पाकिस्तान की चौकियां दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ से इस गन से फायरिंग की। ये कहाँ होता है? ये क्या बता रहे हो? और आप कहते हैं कि हमने विजय पाई, हमने इनको नेस्ता नाबूद कर दिया। तो नेस्ता नाबूद करने वाला जब आप कोई चीज में विजय प्राप्त करते हैं किसी भी चीज में, तो आप अपना ढिंडोरा नहीं पीटते, आप ढिंडोरा आपका खुद ही पिट जाता है। लोग आपको बधाई देने खुद आते हैं, लोग आपसे ये नहीं का प्रूफ नहीं मांगते हैं। और शायद ये देश विश्व का पहला ऐसा युद्ध होगा, अगर आप युद्ध कहते हैं क्योंकि आपने सीज फायर किया है। हालांकि आप कहते हैं हमने अटैक किया है, युद्ध नहीं हुआ है। जब युद्ध नहीं हुआ तो सीज फायर क्यों हुआ? और सीज फायर अगर हो गया है तो फिर सरकार अपनी छवि बता रही है कि हमने ट्रंप से कहने पे नहीं किया। ट्रंप पहले ट्वीट कर सकते, तो बड़ा पूरा उलझा हुआ एकदम, जिसे कहते हैं मकड़ जाल है, जिसमें सरकार फंस चुकी है। और फिर आखिरी बात मैं यही कहूंगा कि ये पहला ऐसा युद्ध है, युद्ध क्योंकि सरकार युद्ध ही मान रही है इसको, जो दोनों पाकिस्तान में भी जश्न हुआ और भारत में भी जश्न हुआ है। भारत में सरकार जश्न मना रही है या बीजेपी लोग मंगा रहे हैं, और उधर पाकिस्तान में सड़कों पे उतर के सरकार जश्न मना रही है, वहां की जनता मना रही है। यहाँ जनता में वो उत्साह नहीं दिखा जो एक होता है, जो जनता चाह रही थी। जनता आपकी बात पीओके चाह रही थी, जिसमें मोदी जी विफल रहे। दोनों खुश हो रहे हैं, वहां की जनता खुश हो रही है। अच्छा, कार्यक्रम अंत में आते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र तो बार बार आता है, जो भी चर्चा होती है, आपने भी जैसे डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले राजनीतिक तौर पर परेशानी पैदा की मोदी जी के, जो परम मित्र हैं, जो मोदी जी भी दावा करते हैं मेरे मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी उन्होंने लगाया था। तो ट्रंप की जो बयानबाजी है, जिसने ट्विटर पे चाहे वह लिख रहे हैं या बयानबाजी लगातार कर रहे हैं, तो मोदी जी के लिए राजनीतिक परेशानी में लगातार खड़ी कर रहे हैं। उसके पश्चात हमने देखा कि विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि उसने विवाद पैदा कर दिया। फिर वहां पे दूसरे जो देवड़ा हैं, जगदीश देवड़ा, जो डिप्टी सीएम है, उनके कमेंट, उनकी टिप्पणी से नया विवाद पैदा हुआ। अब उसमें जयशंकर का नाम भी जुड़ गया, जो विदेश मंत्री जयशंकर जी हमारे, उनका नाम भी विवाद में जुड़ गया। जिस तरह के उनका बयान आया प्रेस को अपनी बात रखते हुए, उसने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। लगातार उस पर पक्ष और विपक्ष में तमाम बातें एक दूसरे के ऊपर लाछन लगाने लगे। तो ऐसे में मोदी जी के जो नवरत्न है, या जो उनके मोदी जी के जो नजदीकी लोग हैं, बीजेपी के जो मुख्य चेहरे हैं बीजेपी के, वे लगातार ऐसी बातें उनके मुंह से आ रही हैं जो लगातार राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल वाली स्थिति बीजेपी में पैदा कर रहे हैं। तो ये जो पूरा एक दृश्य सामने आ रहा है, लगातार नए तरीके से, नए नए तरीके से रूप सामने आ रहे हैं विवाद के, ये क्या आने वाले समय में और क्या आगे बढ़ेंगे, या पटाक्षेप होगा, या राजनीतिक दल कुछ ऐसा एक परिपक्व वाला व्यवहार आपस में करेंगे एक दूसरे के प्रति, कि एक दूसरे को लाछन लगाने का, जो गद्दार बताने की जो होड़ लगी हुई है राजनीतिक दलों के नेताओं में, क्या थमेगी वह या और गति पकड़ेगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे जैसे इलेक्शन सामने आएंगे, जो स्टेट इलेक्शन है, चाहे वो बिहार हो, चाहे आगे आने वाले केरल, कई जगह के इलेक्शन है, तो उन सब में ये चीजें बढ़ेंगी, कम नहीं होने वाली। सरकार अपनी पीठ थपथपाने का काम करेगी, और जो विपक्ष है, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस है, आरजेडी है, जिन जिन राज्यों में चुनाव है, वहां के जो लोकल क्षेत्रीय दल है, वो सब सरकार का कपड़ा उतारने का काम करेंगे कि सरकार के कारनामों को किसी तरह खोला जाए। और यही अब बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला, क्योंकि इलेक्शन जब आते हैं तो पाकिस्तान जरूर आ जाता है। चूंकि अब इतना बड़ा अटैक हुआ है, तो अटैक में कई सवाल ऐसे थे जिनका जवाब सरकार देना नहीं चाहती, और बाद में यही कहती है कि ये सुरक्षा मानकों के विपरीत है। अब इससे सुरक्षा को खतरा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इसको लेकर जो मुख्य रूप से सवाल है, वो सवाल के जवाब जब नहीं मिलते, तो जाहिर बात है विपक्ष भी आक्रामक रहेगा, और यही हम लोग को आगे देखने को मिलेगा। ये चीजें अभी थमने वाली नहीं। ये भी गंगा में पानी है, जो नदी का पानी है, वो बहुत बढ़ेगा, और इसको हम आप यहीं पे देखते रहेंगे, और दर्शक भी देखते रहेंगे, और इसी तरह इसका आकलन भी करते रहेंगे। जी, बिल्कुल ठीक बात है। लगातार जिस तरह के घटनाक्रम सामने राजनीति में आ रहे हैं, उसका आकलन भी लगातार होता रहेगा, लगातार चर्चा भी होती रहेंगी, और बड़ा महत्वपूर्ण विषय क्योंकि बन गया देश की राजनीति में भी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पूरा मुद्दा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में इस तरह संघर्ष हुआ है, और बीजेपी साहब ने कहा कि युद्ध की बात करें, सीज फायर की बात करें, और जो अजय आलोक है बीजेपी प्रवक्ता, उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर कह भी दिया था कि युद्ध नहीं है,
तो तमाम बातें इसके पक्ष में और विपक्ष में कही जा रही हैं। दलों में भी कहीं ना कहीं द्वंद्व देखा जा रहा है, आपस में एक आरोप प्रत्यारोप, नया दौर भी देखा जा रहा है। और इन्हीं शब्दों से चर्चा को विराम भी देते हैं और ये आने वाला समय बताएगा कि देश की राजनीति में क्या और उठापटक होगी और आपस में विवाद नहीं पैदा होंगे। जैसे आपने भी कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं बिहार के, तो आपस में होड़ भी लगी रहेगी एक दूसरे को नीचा दिखाने की, एक दूसरे आगे निकलने की। तो ये राजनीति का खेल है, किस करवट बैठता आने वाले समय और दिखाई देगा, उसकी हम लगातार चर्चा भी करते रहेंगे। और मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों में समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।